पुश बढ़ करके आएगा पेरेंट्स के बीच में, वो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। ये बहुत सिंपल थ्योरी है जो चॉमस्की ने बताया। दूसरा जो है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का सीधा है कि जो असर जैसे सर्वेज हैं या बहुत सारे सर्वेज हैं जो बताते हैं कि ये 5वीं का बच्चा 2 का टेक्स्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन सीसीई के इम्प्लीमेंटेशन को देकर जो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हुए हैं, जो स्टडी हुई है, उसकी कहीं पे कोई पब्लिश्ड स्टडी हमें नहीं दिखाई देती है। नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में पर चाइल्ड कॉस्ट को देखें तो वो 37 से 62,000 आता है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में देखें तो केवल 43 रुपये आता है। एक जेएनयू ने स्टडी किया है 3 स्टेट्स में, जहाँ पर उन्होंने देखने की कोशिश की है कि क्लोजर के पीछे स्कूल जो मास लेवल पर बंद हुए हैं, उन्होंने 5 स्टेट में देखने की कोशिश की कि रीज़न क्या था। आप देख सकते हैं यहाँ से। दूसरा, कम्युनिटी से कोई कंसल्टेशन नहीं किया गया इन स्कूल को बंद करने से पहले या क्लोज करने से पहले कि उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे, कैसे। और कॉन्सिक्वेंसेज जो हुआ है उसमें सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस उनकी स्टडी में निकल के आया कि जो अर्ली मैरिज के केसेस हैं वो फिर से बढ़ रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स को लग रहा है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और सेफ्टी सिक्योरिटी का एक मुद्दा है, तो उनको फिर हम लोग जल्दी से उनकी शादी करा सकते हैं। दूसरा जो सेशन था वो टीचर्स एंड क्वालिटी के ऊपर है। उसमें कुछ ज़्यादा कहने के लिए नहीं है, सब चीज़ें आपके सामने हैं। एक इम्पॉर्टेंट ये निकल के आया कि हमें कहीं ना कहीं क्वालिटी की परिभाषा को समझना है। क्या हम सिर्फ लर्निंग आउटकम तक अपने आप को सीमित देख रहे हैं, या फिर हमें उसके लिए सोशल जस्टिस और इक्विटी या इक्वालिटी जैसी चीज़ों को भी समझना होगा। जो एक दूसरा मुद्दा निकल के आया था कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम हमारा टीचर ट्रेनिंग के लिए होना चाहिए और प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। कम्युनिटी एंड इंक्लूजन पर जो डिस्कशन हुआ है उसमें यही था कि इंक्लूजन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि शायद ये जो मार्जिनलाइज सेक्शन के बच्चे या स्पेशल नीड के बच्चे स्कूलों में आ रहे हैं, उनको उनके अनुसार ना तो हम वो माहौल दे पा रहे हैं और ना ही वो फैसिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो स्कूलों में रुक सके। दूसरा, एक भाषा का एक बहुत बड़ा बैरियर निकल के आता है, स्पेशली ट्राइबल एरियाज़ में, जहाँ पर उसके चलते वो नहीं समझ पाते हैं और ड्रॉप आउट होता है। एसएमसी काफ़ी बड़ी मात्रा में बनी है, लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्या फॉलो किया गया है, ये अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज निकल के आया है। कैपेसिटी बिल्डिंग सही तरीके से हो रही है। और दूसरा ये है कि एक बहुत अच्छा केस तेलंगाना का था, जिसमें एक विलेज में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और बच्चों ने और एसएमसी मेंबर्स ने मिलकर के कुछ पोस्ट कार्ड थे जो स्टेट के चीफ जस्टिस को दिए, और उसके बाद उन्होंने जब उसकी स्क्रूटनी की तो देखा कि वहाँ पर काफ़ी सारे टीचर्स की पोस्टिंग नहीं थी, और 15 दिन के अंदर ये एक्शन लिया गया कि उन सभी स्कूल्स में टीचर्स को। तो ये है कि शायद बच्चों को ही कहीं ना कहीं या समुदाय को ही कहीं ना कहीं अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि सरकार कहाँ है पता नहीं है। आगे ये है कि कौन डिसाइड करेगा आगे का वे फॉरवर्ड, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। This was an excellent summary and put them in perspective. Thank you very much. आप जो फाइनेंस का बात बहुत हुआ है, इसके ऊपर हमारा एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट जेएनयू प्रोफेसर प्रवीण झा इस बहस को और आगे लेंगे। और प्रवीण झा साहब कंट्री का एक प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट एंड विद द democratic values and very committed to the agenda of the RTE Forum. Praveen Jha. My gratitude to Sri Amrish Rai for including me in this conversation. ये जो संवाद है बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद है, और काफ़ी अरसे से मैं आपके मुहिम के साथ जुड़ा रहा हूँ, और बहुत अच्छा लगता है जब इस चर्चा में शामिल होकर अगर हम कुछ ऐसी बातें कर सकें जिससे कुछ वे फॉरवर्ड की बात हो सके, जैसा सीमा चाहती हैं। जहाँ तक मैं 2-4 बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं जो फाइनेंसिंग है, जो वित्त प्रबंधन का सवाल जो है, सिर्फ उसके बारे में करना चाहता हूँ, क्योंकि मुद्दे बहुत हैं और बाकी चीज़ें चर्चा में और आएंगी। तो जहाँ तक वित्त का सवाल है, हो क्या रहा है? सीमा कह रही थी वे फॉरवर्ड क्या होगा, हमारा तो वे बैकवर्ड हो रहा है। हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और कुछ बातें इन्होंने बताई हैं आपको, मसलन जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बेसिकली शिक्षा को एक बड़े
बाजार के तौर पे देखा जा रहा है। तो जब उस तरीके का एक माहौल बनेगा तो निश्चित तौर पे जो पब्लिक प्रोविजनिंग है उसमें गिरावट आएगी, उसमें कटौती होगी ही होगी। वो एक अगर हमारा दर्शन ही यही है, फिलॉसफी यही हो गई है कि इसको कैसे प्राइवेट सेक्टर के हाथ कर दिया जाए। तो उसके पीछे बहुत कारण है, इंस्टीट्यूशनल इश्यूज में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर हम सिर्फ कुछ जो पब्लिक प्रोविजनिंग के ट्रेंड्स रहे हैं या बजट का जो हिसाब किताब है, मसलन अगर आप जो हाल का बजट रहा केंद्र सरकार का, अगर सिर्फ आप उसको देखें तो ट्रेंड बहुत ही स्पष्ट है। अगर 2012-13 से लेके 2016-17 तक का आप देखते हैं कि क्या ट्रेंड है कि यूनियन गवर्नमेंट का जो टोटल बजट है उसका क्या प्रतिशत शिक्षा में जा रहा है। स्कूल, कॉलेज, हर तरह की शिक्षा को अगर आप मिला लें तो ये जो है 4.7% हुआ करता था 2012-13 में, ये घट के 3.7% हो गया है। In other words, there is a very significant decline as a proportion of total union government expenditure as regards the spending on education per se. इतनी बातें बार बार कही जाती हैं कि साहब एजुकेशन प्रायोरिटी कंसर्न है, इसके बारे में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। 6% के बारे में जो है इतने अरसे से बात हो रही है। अब मेरे जन्म के 2-4-5 साल बाद ये चर्चा हुई थी कि 6% हो जाएगा, और अब मैं अपने तकरीबन 55 वर्ष का होने वाला हूँ, तो 50 साल से तो हम सुन ही रहे हैं कि ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप देखें कि व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये तो मैंने आपको बजट का जो टोटल प्रोविजन था उसका परसेंट बताया, यूनियन गवर्नमेंट का जो हिस्सा है इसमें, दिस हैज कम डाउन फ्रॉम 0.66% to 0.48%. As a proportion of GDP, this is what has happened during the last 5 years approximately, right? One argument which has been advanced, particularly after the current government came to occupy power in Delhi, that the idea of fiscal federalism is its core philosophy. ये बार बार कहते हैं कि वो जो कॉर्पोरेट मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है हम उसके बारे में सोचते हैं, तो हम राज्यों को हमने बहुत पैसा दे दिया, और ये सब चीजें जो है 1976 के पहले वैसे भी राज्यों की जिम्मेदारी थी। कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन जो है 1976 में आया, तो उसके पहले वैसे भी राज्यों की जिम्मेदारी थी। राज्यों के पास पैसा नहीं था, हमने तो देखिए उनको कितना पैसा दे दिया। आपने सुना होगा पिछले बजट के आसपास ये चर्चा शुरू हुई थी, एंड दिस इज रिपीटेडली एम्फसाइज्ड दैट नाउ स्टेट गवर्नमेंट्स आर in a much better position in terms of transfers which have taken place from the union through the finance commission mechanism to the states. Now it is indeed the case that as regards untied resources through the finance commission from the center to the states, that has increased from 31% to 42%. Absolutely clear. However, if you look at the total transfers from union government to states, then it has roughly remained at the same level. Members of Finance Commission will tell you, if you talk to Sudipto Mandal, if you talk to Abhijit Sen and so on and so forth, all of them will vouch for it, that there has been no increase in terms of transfer from the center to the states. Not only that, if you look at transfers as a proportion of GDP, it actually has come down from 6.2% of GDP to 5.9% of GDP. If you compare the last 2 years, for which we have the data. In other words, this claim, which is repeatedly shouted from the rooftops, is a complete lie. And everybody in the government has been lying. And it's a mystery to me that how come something happens on such a scale from supposedly
responsible quarters. Governments are not supposed to at least fudge the numbers, no? Or maybe they are. बेसिक पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पूरा एक माहौल बनाया गया कि साहब हमने राज्यों को बहुत पैसा दे दिया तो राज्य खर्च करें। राज्यों को आपने थोड़ा अनटाइड फंड जो था वो बढ़ा दिया निश्चित तौर पर, लेकिन फंड जो है राज्यों के पास वो बढ़ा नहीं। मैंने आपको बताया कि यूनियन गवर्नमेंट का एलोकेशन में क्या हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की स्पेंडिंग देखें ऑन हेड्स सच एज एजुकेशन और सोशल सेक्टर्स इन जनरल, there is a very significant decline. In most states, that's the kind of story which we have. तो केंद्र ने तो कहा हम ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, आप खर्चा कर लीजिए, वो पहले ही झूठ था। हाँ? उसके बाद राज्यों ने कहा कि भाई अब ये अनटाइड फंड है, अब हमारी प्रायोरिटी कुछ और है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या खर्च करके मिलेगा, इसको डालिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में डालिए, और चीज़ों में डालिए, सैलरीज में डालिए, जहाँ भी डाल सकते हैं डालिए। तो पूरा जो एक फंडिंग वाली जो चीज़ है इसको लेके एक काफ़ी एक भ्रामक माहौल जो है, भ्रांतिजनक भ्रामक माहौल देश भर में बनाया गया है। और इट्स अमेजिंग दैट इन द अर्लियर बजट, इन द करंट बजट, द सेम लाइज हैव बीन रिपीटेड, सेम पॉइंट्स हैव बीन रिपीटेड। इफ यू टॉक टू various ministers, they will keep repeating the same thing, that the state governments are getting more money, they should be doing it, and etc. Right? So, in sum, what has happened is that in terms of allocations, both from the union government and the state governments, we are witnessing a very significant compression as a proportion of total spending and as a proportion of the relevant GDPs. So, whether you look at the national GDP or if you look at state level GDP. So that's the first point which I wanted to make. Right? If you look at, again, I want to keep myself limited to very few remarks relating to financing. What has happened between the last budget and this budget? Since there was a lot of discussion recently about the budgets and so on. Now, is that a good thing to do? Is that a decent comparison? This is my second point, that itself is in any case not a decent comparison. कि पिछले साल का जो बजट एस्टिमेट था और इस साल का जो बजट एस्टिमेट है, इन दोनों की तुलना बहुत तुलनीय नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 14-15 का जो बजट था उसके बाद एक जबरदस्त कटौती हुई थी इन सभी हेड्स में। पिछले साल का बजट जो था वो 14-15 की तुलना में जबरदस्त कटौती थी। तो बेहतर है कि आप 14-15 के बजट एस्टिमेट से 16-17 वाला जो है उसकी तुलना करें। अगर आप वो करते हैं, मसलन अगर आप 14-15 का देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान, तो ये था 24,097 करोड़। अभी कितना हो गया? 22,500। अगर आप पिछले साल से तुलना करेंगे लगा जब 500 करोड़ बढ़ गया है। लेकिन अगर आप जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ अगर वो करें, क्योंकि ये ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि पिछले साल जो है वो मतलब तमाम हेड्स के मद्देनज़र काफ़ी कटौती हुई थी। इसी में अगर आप देखें मसलन जो आप समझेंगे चिंता का विषय हो सकता है मिड डे मील स्कीम, 10,523 करोड़ घट के इस समय कितना हो गया? 9,700 करोड़। इसी तरह से अगर हेड बाय हेड में आपको गिनाने लगूं तो आप देखेंगे कि काफ़ी चिंता का एक माहौल जो है वहाँ पे है। मदरसा वाला जो एक फंडिंग था, अगर उसमें देखें आप 14-15 का लेके देखें और अभी का लेके देखें, जो वो जो है उस समय 376 करोड़ था, घट के हो गया 120 करोड़ के आसपास। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है? तो आपको उस पूरे परिप्रेक्ष्य में करके ये डालना होगा। तो ये जो बात सीमा जी ने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन है लेकिन रिसोर्सेज नहीं है। अब सवाल है कि अगर रिसोर्सेज नहीं होंगे तो इम्प्लीमेंटेशन होगा कैसे? मूल बात तो ये वो शुरू से ही हमने अपने साथ एक तरह की बेईमानी की जब हमने जो फाइनेंशियल मेमोरेंडम जो था वो आरटीई के साथ नहीं दिया। वहीं से ये कहानी शुरू हो जाती है और उसके बाद आज तक, अब तो बड़े साल हो गए, बहुत अरसा हो गया, आज तक ऐसा क्यों है कि हम उस फाइनेंशियल मेमोरेंडम के बारे में सोचते नहीं? ऑडिट्स, अकाउंटेबिलिटी वो तो बाद में आएगी, लेकिन पहले रिसोर्सेज का जो एक एलोकेशन है
इसी तरीके से जो बात कही गई, जिसपे कि कई साल से इसको मैं चर्चा में लाने का प्रयास करता रहा हूँ, कि ये भी एक जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है बहुत ही वाइड स्प्रेड है। वो खास करके विदेशों में हमारे कई एकेडमिक्स जो हैं वो कुछ इंडियन ओरिजिन के भी हैं, मसलन गीता गांधी किंगडम है, इस सब तरीके के बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं साहब ये तो सरकारी स्कूल में वैसे ही कुछ होता नहीं है, अब कुछ होता नहीं है तो आप वैसा देखिए क्या कीजिएगा। वो जो even low cost private schools are doing an excellent job. This is the claim made by low cost private schools are doing an excellent job according to the World Bank, according to several academics who think that privatization is the route to take and so on. This again is a huge dishonesty, is a massive intellectual dishonesty. आपको अगर कंपेयर करना है तो संतरे को सेब के साथ मत कंपेयर कीजिए, आप जो है कंपेरेबल को कंपेरेबल के साथ कीजिएगा तो कुछ निकलेगा उससे। मसलन आप केंद्रीय विद्यालय का कंपैरिजन करें विद कंपेरेबल प्राइवेट स्कूल्स एंड लुक एट द रिजल्ट्स, लुक एट द आउटकम्स। Now instead of doing that, if you really start sort of indulging in this kind of cheap tricks, which is intellectually most reprehensible, and certainly not justifiable, it's actually deeply, deeply reprehensible, right? Then of course there is a huge problem. Right? Now that then becomes yet another major powerful slogan in favor of further privatization. What's the point of having sort of all these government schools and so on and so forth, which in any case are not delivering? So without going into a detailed and adequate and proper analysis of many of these schools, and I'm sure some of these points will come in further discussion. So on the whole, the final point that I wish to make is that it has become very clear in the last, and that is the irony. On the one hand we talk of right to education, on the one hand we are talking about universal quality, etc. But when it comes to public provisioning for it, we are going in the opposite direction. And that is something, unless it gets challenged in a very, very profound fashion through massive public mobilization, I think we are in deep trouble. Thank you. Thank you for your kind attention. Thank you very much. That was the key question, how resources have not been provided, and there was a case of dishonesty, as he pointed out, by not attaching a financial memorandum to the act. Let me welcome Comrade D. Raja, who has been on the forefront of the ATI campaign and Member of Parliament. We very warmly welcome you. Let's give them. And Ravi Prakash Verma ji, Member of Parliament, we welcome you, sir. They are our allies and leaders in this very important campaign. So we are very happy to welcome you. I now request Dr. Manjur Alam, Chairman, Institute of Objective Studies, to make his presentation. Thank you. Thank you. Privatization is the route to take and so on. This again is a huge dishonesty, is a massive intellectual dishonesty. आपको अगर कंपेयर करना है तो संतरे को सेब के साथ मत कंपेयर कीजिए, आप जो है कंपेरेबल को कंपेरेबल के साथ कीजिएगा तो कुछ निकलेगा उससे। मसलन आप केंद्रीय विद्यालय का कंपैरिजन करें विद कंपेरेबल प्राइवेट स्कूल्स एंड लुक एट द रिजल्ट्स, look at the outcomes. Now instead of doing that, if you really start sort of indulging in this kind of cheap tricks, which is intellectually most reprehensible, and certainly not justifiable, it's actually deeply, deeply reprehensible, right? Then of course there is a huge problem. Right? Now that then becomes yet another major powerful slogan in favor of further privatization. What's the point of having sort of all these government schools and so on and so forth,
which in any case are not delivering. So without going into a detailed and adequate and proper analysis of many of these schools, and I'm sure some of these points will come in further discussion. So on the whole, the final point that I wish to make is that it has become very clear in the last, and that is the irony. On the one hand, we talk of right to education. On the one hand, we are talking about, universal quality, etc. But when it comes to public provisioning for it, we are going in the opposite direction. And that is something, unless it gets challenged in a very, very profound fashion through massive public mobilization, I think we are in deep trouble. Thank you. Thank you for your kind attention. Thank you very much. That was the key question, how resources have not been provided, and there was a case of dishonesty, as he pointed out, by not attaching a financial memorandum to the act. Let me welcome Comrade D. Raja, who has been on the forefront of the ATI campaign, and Member of Parliament. We very warmly welcome you. Let's give them. And Ravi Prakash Verma, Member of Parliament, we welcome you, sir. They are our allies and leaders in this very important campaign. So we are very happy to welcome you. I now request Dr. Manjur Alam, Chairman, Institute of Objective Studies, to make his presentation. Thank you. Thank you. मेरे भाइयों और बहनों, मैं अपनी बात उर्दू में करूँगा। और जब यहाँ हमारे परवीन का लास्ट नाम क्या था, जब वर्मा जी आ गए तो मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत हो गई, मैं उर्दू में ही बात करूँ। तो आपको कई किताबें पढ़ी हैं, इसलिए उससे हमारी हिम्मत भी बढ़ती है। झा जी ने बहुत अहम बात कही है कि बेईमानी को कहाँ कहाँ काउंट करेंगे। इन्होंने कुछ एज ए इकोनॉमिस्ट कुछ वो बेईमानी को दिखाई है जो एजुकेशन के सिलसिले में है। इनको अगर वक्त होता तो ये भी बता दें कि हेल्थ